वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है पेंटिंग चित्रकला का आपका ये पेपर है, जिसका जो आई कोड है 225 225 इसका कोड है। ये जो पेपर है आपके सामने, ये है आपका अक्टूबर का पेपर 7/10/2023 शनिवार को ये पेपर हुआ था। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। और 2023 ही का अप्रैल में जो पेपर आया था वो मैंने इससे प्रीवियस जो 2 वीडियो और भी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, उसमें डाल दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके उन दोनों वीडियो को भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज का अपना ये पेपर कि कैसे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, आपको बताएंगे कितने मार्क्स का है और कितने घंटे का रहेगा ये पेपर। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टूडेंट्स, अगर आपकी NIS से लेके या पेंटिंग के पेपर या किसी भी पेपर से लेके कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है, तो आप वो पूछ सकते हो। वो अपने कमेंट बॉक्स में आप हमारे डाल देना, तो हम आपके क्वेश्चंस का जो है आंसर देंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। स्टूडेंट्स देखिए, पेंटिंग का पेपर है और ये टोटल आपका कितने का 30 नंबर का आपका ये पेपर है। इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो 1.5 घंटा ही रहेगी। आपने क्या करना है, 1.5 घंटे के अंदर जो है सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर इसमें लिखा है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के नंबर उसके सामने दिए गए हैं। 1 अंक वाले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 10 शब्दों में दीजिए। छोटा ही देना है, ज्यादा बड़ा नहीं देना है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं आज का जो हमारा पेपर है उसके बाद। पहला प्रश्न है, कोणार्क की सुर सुंदरी की सुंदरता पर प्रश्नात्मक लेख लिखिए। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक बार ये क्वेश्चंस दिखा दूंगी और फिर ये क्वेश्चन देखने के बाद आप जो है, मैंने इसको एक पेपर पे उतारा गया है इसके आंसर्स को, क्योंकि पेपर जो है इसके अंदर मैं नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा खराब सा लगेगा। तो इससे अच्छा मैंने एक पेपर पे अलग से उतार लिया है, तो आप उसमें से नोट कर लेना। पहले इसमें से देख लो, फिर मैं आपको उसमें से करा देती हूँ। उपयोगितावादी लोक कला को परिभाषित कीजिए। कोलम किसका प्रतीक माना जाता है? इसमें किस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है? उन उपयोगी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर कांथा की कढ़ाई की जाती है। घनवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। द परसिसेंट्स ऑफ मेमोरी चित्र में अतिथर्थवादी रूप को निर्देशित कीजिए। केंस्की के किसी एक चित्र को चुनकर उसका वर्णन कीजिए। मोहनजोदाड़ो की नर्तकी की मूर्ति पर एक टिप्पणी लिखिए। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे आज 8 क्वेश्चन देखे हैं। मैं आपको 8 या 7 क्वेश्चन ही आज करा पाऊंगी, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से मैं आपको बताती हूँ। मोहनजोदड़ो से एक क्वेश्चन जो नर्तकी की मूर्ति है वो आपका अप्रैल के मंथ में भी आया हुआ है। घनवाद का भी अप्रैल में आया हुआ है। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया गया है। और जितने भी आप ये क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, आपको अच्छे से करके जाने हैं एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे रिपीट क्वेश्चन आ ही जाते हैं पेपर में। तो इनको तो आप बिल्कुल रट्टा लगा के ही जाओगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए और आप अच्छे नंबरों से पास हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आपका आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कोणार्क की सुर सुंदरी की सुंदरता पर प्रशंसात्मक लेख लिखिए। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 2 से ये चैप्टर लिया गया है। स्टूडेंट्स, मैं साथ साथ आपके पार्ट भी ऐड करती जा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको हेल्प मिले एग्जाम में। कोणार्क की सुर सुंदरी के पास एक ड्रम है, ठीक है। मुस्कुराता हुआ चेहरा है, सिर झुका हुआ है। मूर्तियों की वक्रता तथा झुकाव मूर्तियों में एक लयात्मक प्रस्तुति करता है। इस प्रकार करता है, इसी प्रकार वेश विन्यास तथा मुद्राएं प्रतिमा को सौंदर्यपूर्ण तथा लयात्मक बनाती हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमें समझ नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, कोणार्क की सुर सुंदरी जो एक मूर्ति थी उसके बारे में बताना है। ये जो मूर्ति थी स्टूडेंट, एक लड़की की मूर्ति है, ठीक है, और उसके हाथ में एक ड्रम है, बस। और वो लड़की जो है वो मुस्कुरा रही है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपल कर देना, सुर सुंदरी जो थी, सुर का मतलब क्या होता है, जो संगीत को जानता है ना, और हाथ में उसके एक ड्रम था। और वो जो लड़की जिसके हाथ में ड्रम था और चेहरे पे मुस्कुराहट थी, और जो उसका था, जो सिर था वो झुका हुआ था, सुर झुका हुआ था। और बस इतनी ही चीज़ आपने पेपर में लिखनी है, आपको 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। ये जितनी बातें मैंने लिखी हैं, आपको अगर 3 नंबर के क्वेश्चन आता है तो आप ये सारी बातें उसके अंदर लिख देना। उसका बढ़ा चढ़ा के वर्णन ही करना है और कुछ नहीं करना आपने। जब क्वेश्चन का वर्णन करोगे बढ़ा चढ़ा के, तो ही आपको नंबर मिलेंगे 3 नंबर में। 1 नंबर में बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उपयोगितावादी लोक कला को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपका अप्रैल के मंथ में भी आया था, मैंने नोट किया हुआ है, अप्रैल लिखा हुआ है, पार्ट 4 से लिया गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, ग्रामीण समाज की कला तथा शिल्प कौशल की वस्तुओं की आवश्यकताएं स्थानीय कलाकारों तथा शिल्पकारों द्वारा पूरी होती है। मैंने समझाया था ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में। उपयोगिता का शब्द मतलब समझाया था, उपयोगिता का मतलब होता है उपयोग, लोक का मतलब होता है लोक, कला मतलब उनकी कला। ठीक है, ग्रामीण समाज की कला तथा शिल्प कौशल की वस्तुओं की आवश्यकताएं स्थानीय कलाकारों तथा शिल्पकारों द्वारा पूरी होती थी। स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि जब जैसे जो स्थानीय लोग होते, जैसे गांव के लोग हो गए, शहर के लोग हो गए, वो कुछ बर्तनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो उन बर्तनों को कौन बनाता था, कौन उन पे डिज़ाइन करता था, तो ये वही लोग हैं उपयोगितावादी जो उन चीज़ों को बनाते थे। ठीक है, जैसे लकड़ी पर डिज़ाइन बनाते थे, सुई और डोरों पर कढ़ाई किया करते थे, डालियाँ बनाते थे, बर्तन मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो उनको ही जो है उपयोगितावादी लोक कलाएँ कही जाती हैं। कि जो लोग घर में जिन चीज़ों का उपयोग करते थे उन चीज़ों पर भी सुंदर सुंदर जो थे डिज़ाइन बनाए जाते थे। लकड़ी पर लकड़ी का डिज़ाइन होता था, सुई और धागे से कढ़ाई होती थी। ठीक है, डालियों का डिज़ाइन होता था, मिट्टी के बर्तनों पे डिज़ाइन होते थे, तो ये सारे उपयोगितावाद में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कोलम किसका प्रतीक माना जाता है, इसमें किस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। कोलम क्या है उसके बारे में है ये। पार्ट 4 जो है आपका है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है और पार्ट 4 में से ही उपयोगितावादी पूछा गया था और 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आएगा। चलो देखते हैं क्या कहता है इसमें। कोलम को भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह कलश से फर्श पर की गई चित्रकारी है। ठीक है, कोलम जो चित्रकारी है वो कलश से फर्श पर की गई है, घरेलू महिला द्वारा की जाती है। चावल की पिट्ठी तथा रंग का प्रयोग किया जाता है। यह भारतीय ग्रामीण जीवन के अनिवार्य रंग हैं, इसमें गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। सिंपल बात है, कोलम क्या है, यह भाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है ना कि किसका प्रतीक है, कोलम भाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, घरेलू महिलाओं द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि लेडीज के पास घर में क्या होता था, चावल और उनकी पिट्ठियाँ होती थी और रंग होते थे, तो वो उनका प्रयोग करके और सुंदर सुंदर घरों में डिज़ाइन बनाती थी। और ये डिज़ाइन कहाँ बनाती थी, फर्श पे। ठीक है, और ये जो थी इनमें गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो कोलम पद्धति को आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, उन उपयोगी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर कांथा की कढ़ाई की जाती है। स्टूडेंट, पार्ट 4 जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं और 1 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। अप्रैल में क्वेश्चन पूछा गया था, सेम एज इट इज, कांथा कढ़ाई के बारे में क्या है। ठीक है, तो कहाँ पे ये कांथा कढ़ाई की जाती, कहाँ से है, तो ये सारा इसमें पूछा जाता है। तो आप ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से करोगे। ठीक है, अभी हम ये क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं कैसे करना है। रंगीन धागों से पुरानी साड़ियों के बॉर्डर, ठीक है, किनारे, बॉर्डर का मतलब किनारे पर कांथाओं को साड़ी की सतह से ही दिया जाता है। रजाइयाँ, शादी की चटाइयाँ, थैले, शीशे तथा गहने, जवाहरात को ढकने के लिए कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो इसको कांथा की कढ़ाई माना जाता है। समझ गए आप लोग कि जो कांथा कढ़ाई है वो साड़ी के बॉर्डर पे की जाती है, चटाइयों पे की जाती है, शीशे तथा गहनों पे की जाती है और कपड़ों पर जो है वो की जाती है। समझ आ गया, तो ये भी आपका 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, पार्ट 4 से लिया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो साथ साथ में लाइक दे दिया करो, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, घनवाद पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। ये भी स्टूडेंट्स आपका भी मैंने जो पिछली वीडियो कही है उसमें ही कराया था, पार्ट 7 से लिया गया है, अप्रैल के मंथ में ये पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपको ये बहुत अच्छे से करके जाना है ताकि आपके पेपर जो है बहुत अच्छे जाएं। घनवाद चित्रकला एवं मूर्ति कला की एक शैली है। ठीक है, ये जो घनवाद था मैंने तभी आपको समझाया था, इतना याद रखना ये क्या है। इसमें तो देखो हमारा जो ये पेपर है ना वो पेंटिंग का पेपर है, चित्रकला का पेपर है, तो इसमें चित्रकला के बारे में ही पूछा जाएगा, किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो चित्रकला कहाँ करता है, कांथा कढ़ाई में वो कढ़ाई कर रहा है। ठीक है, रजाइयों पे कर रहा है, चटाइयों पे कर रहा है,
साड़ियों पे कर रहा है, लेकिन घनवाद क्या है? घनवाद में कहता है कि जो चित्रकला है और मूर्ति कला है, ठीक है, चित्रकला पेज के ऊपर एक पेपर पे की जाती है और मूर्ति कला मूर्ति के ऊपर, उस पे बताना है कि इसमें दोनों कला कैसे हैं। तो ये कहते हैं एक मूर्ति कला की शैली है और एक चित्रकला की, जो लगभग 1907 में पेरिस में आरंभ हुई। पेरिस में इसको शुरू किया गया। इस युग के महत्वपूर्ण कलाकार कौन थे? ये इनके कलाकार है पिकासो, बर्क, लेजे गिने जाते हैं। विशेष रूप से जड़ पदार्थों, प्राकृतिक दृश्यों तथा रूप चित्रों को अपने चित्रों का विषय बनाया। इन्होंने क्या किया था कि जड़ पदार्थों, ठीक है, जो चीज हिलती डुलती नहीं हो, जड़ पदार्थ उन्हीं को कहते हैं, पत्थर वगैरह को, प्राकृतिक दृश्य तथा रूप चित्रों को अपने चित्रों का विषय बनाया। तो घनवाद के अंदर ये सारा आप लिख देना, ठीक है। आपको समझ भी आ गया होगा कि ये क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी प्रश्न नंबर 6 है द परसेंटेज ऑफ मेमोरी। चित्र में अति यथार्थवाद रूप को निर्देशित कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बारे में पार्ट 7 है ये, और 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये कैसे करना है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। यह आंदोलन का एक चित्र है। चित्र में बिना पेड़ों के प्राकृतिक भूदृश्य तथा शांति को चित्रित किया गया है। यह चित्र युद्ध के बाद का दृश्य चित्रित करता है। इस चित्र में जीवन से संबंध यदि कुछ भी वस्तुएं हैं तो वे विलीन और लुप्त होती घड़ियां हैं। यह मानव के अशांत तथा विक्षुब्ध मन को दर्शाती है, ठीक है। इस चित्र में क्या कहा गया है, ये आंदोलन का चित्र है। जब चित्रकार ने इस चित्र को बनाया उस टाइम पे युद्ध हो रहा था, ठीक है। चित्र में बिना पेड़ों के प्राकृतिक भूदृश्य तथा शांति को चित्रित किया गया है। पेड़ों के बिना यह चित्र युद्ध के बाद दृश्य को, यानी कि जब युद्ध हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है वो पूरा का पूरा इस चित्र में बताया गया है। इस चित्र में जीवन से संबंध कुछ वस्तुएं भी हैं जो विलीन और लुप्त होती घड़ियां, ठीक है, यानी कि वो समय जो है वो लुप्त होता जा रहा है। यह मानव के अशांत तथा दुखी मन को दर्शाती है इस चित्र के अंदर। ये चीज भी आप अच्छे से क्वेश्चन को करके जाओगे ताकि आपके अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किंस्की के किसी एक चित्र को चुनकर उसका वर्णन करो, ठीक है। तो ब्लैक लाइंस ये जो था, ये चित्र था उसका, किंस्की का जो चित्र रहा था ब्लैक लाइंस था। पार्ट 7 से लिया गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो 7 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, हर बार उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लैक लाइंस नामक चित्र को किंस्की ने 1913 में बनाया था, ठीक है, ये याद कर लेना, ब्लैक लाइंस जो उसके नाम है। जैसा चित्र को शीर्षक से संकेत मिलता है, ऐसा लगता है रेखाएं भारतीय शाही द्वारा खींची गई हैं। ये रेखाएं काले रंग की शाई से बनाई गई थी। बस इसका राइटर बता देना है। किंस्की जो जिसका चित्र बनाया था ब्लैक लाइंस, भारतीय शाही का प्रयोग किया गया है, और बस और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति कला पर एक टिप्पणी कीजिए। यह मूर्ति, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखो, अप्रैल में भी पूछा गया था, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है, पार्ट 1 से लिया गया है, ठीक है। तो एक चैप्टर में से ये जो प्रश्न है ना, ये हर बार पूछा जाता है, नर्तकी की मूर्ति कला। ये इसको तो इतना रट के जाओगे कि बस मतलब ये तो आ ही जाएगा आपका, ठीक है। यह मूर्ति जो थी मेटल यानी धातु की बनी हुई है, ठीक है। ये लगभग 4 इंच की थी। सिंधु घाटी के कलाकारों की कलात्मकता और तकनीकी कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण रहा है। इस नई आकृति में धातु पर की गई कलाकारी तकनीकी कौशल का एक नमूना है। यह छोटे कद की मूर्ति थी। आपको पता ही है कि ये सिंधु घाटी जो थी मोहनजोदड़ो की उधर की है, तो इसके बारे में बताया गया है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कलात्मक थे और टेक्निक उनको आती थी। तो उन्होंने क्योंकि देखो खुदाई के टाइम पता चला कि लोगों को क्या क्या आता था, क्या चीज़ें ये उगाते थे, है ना। जब आप एसएसटी पढ़ते हो तो आपको पता ही है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे उनकी जब खुदाई हुई तो उसमें सारी चीज़ें मिली। तो इसमें आपको पता चला कि जब वो खुदाई हुई ना तो उसमें 4 इंच की एक मूर्त निकली, और वो मूर्त किसकी थी? एक नर्तकी की, एक नाचती हुई लड़की की, ठीक है। अब वो जो मूर्त निकली वो सिर्फ 4 इंच की थी, और उससे क्या पता चला, उसका जो बनाने वाला था उसका कुछ नहीं पता चला, लेकिन उसको देख के ये पता चला कि वो धातु की थी। कौन सी? मेटल धातु की थी। और दूसरा कि जो
वहाँ के जो लोग थे वो तकनीकी ज्ञान से, कौशल से बहुत ज़्यादा परिचित थे, तभी तो उन्होंने इस धातु का प्रयोग करके मेटल, क्योंकि उस टाइम मेटल का प्रयोग होता था क्योंकि जो बनी हुई है, तो उसने कहा कि इसका प्रयोग करके इन्होंने सुंदर मूर्त बनाई थी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अजंता चित्रों में से, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, अजंता चित्रों में से किसी एक की पद्धति और तकनीक की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अजंता की ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, जिसमें देखो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था महात्मा बुद्ध के बारे में, तो वही क्वेश्चन है। अप्रैल में आपका ये पेपर आया था और 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले के निकट अजंता गुफाएं हैं, ये आपको पता ही है। इन गुफाओं का नाम पास के ही गांव अजिंत से पड़ा है। ठीक है, अगर आता है अजंता चित्रों का नाम कैसे पड़ा, अजंता गुफा का नाम कैसे पड़ा, तो आप बता देना। वहाँ के जो पास के गांव थे उनका नाम अजिंता से था, इसलिए वहाँ का नाम जो है ये पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका। अजंता की कलाकृतियों के 2 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, प्रथम हीनयान और भगवान बुद्ध के प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है, आपको इतना ही पता है, महात्मा जो बुद्ध थे उनके 2 वो धर्म के वो बने थे, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, तो उसमें महात्मा बुद्ध के प्रतीकों को दर्शाया गया है, दूसरे में भगवान जो थे उनके मानवीय रूप को दर्शाया गया है अजंता की गुफाओं में। अजंता भित्ति चित्र वाकाटक काल में बने, इनकी पद्धति फ्रेस्को यानी कि रूस पद्धति के नाम से जानी जाती है, जिसमें रंगों को पानी के साथ मिश्रित किया गया है। और पानी के साथ तेलीय रंग का प्रयोग कहाँ किया गया है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए पूछ रही हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से चित्रकार ने पानी जो था उसके साथ तेलीय रंगों का प्रयोग किया है। अब वो उसका नाम बताओगे इस चित्रकार का। ठीक है, कलाकारों ने परंपरावादी टेम्परा पद्धति का प्रयोग किया गया है, इनका विषय मूलक धार्मिक था। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इतना बता देना कि अजंता जो था नाम कैसे पड़ा, कि गांव का नाम था उसी के नाम से वहां का नाम पड़ गया वहां। और दूसरा उसकी जो मूर्तियां थी वो कौन सी थी, हीनयान और महायान। हीनयान में महात्मा बुद्ध के प्रतीक का वर्णन किया गया है और महायान में महात्मा बुद्ध को मानव रूप में दर्शाया गया है। बस इतना भी लिख के आ जाओगे ना,